वंस अगेन गाइस बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे एंड आपकी भी स्टडी चल रही होगी। जैसा कि जानते हैं आप क्या हुआ था कि स्टिल लास्ट वाले लेक्चर में हमने सिंचाई अभियांत्रिकी जो हमारा है इरिगेशन इंजीनियरिंग जो भी हमारा चीज़ें हैं इसके बारे में बेसिकली अच्छे से बात कर चुके हैं कि क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि सिंचाई अभियांत्रिकी में पढ़ना क्या क्या है। इसके लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल कंटेंट में बात किया था कि कौन से सब्जेक्ट है, मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ना है और कौन सी टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम जरूरी है। तो वो बात की बात है, लेकिन अभी हमें सिलेबस कवर करना है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्त, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि ऐसे आधा वीडियो देख के चीज़ें छोड़ देंगे तो आपको बेसिकली आधा ही ज्ञान मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आपका ये जो सिलेबस है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो सिंचाई अभियांत्रिकी है एक अच्छे वे में क्लियर होने वाला है और ज़्यादा टफ नहीं है, जो कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में और प्रॉपर डिफिनीशन के माध्यम से समझाऊंगा। तो आप बस प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो सिंचाई अभियांत्रिकी का ये जो हमारा पहला लेक्चर है, लगभग 20 लेक्चर में ये क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर भी नहीं रहेंगे कि आपको लगे कि बहुत बोरिंग पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि पहले चैप्टर में क्या है, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। पहले चैप्टर में क्या है ये देख लीजिएगा बस आप। ओके, यहाँ पहले चैप्टर में आप देख सकते हैं, यहाँ पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन में जो हमारा है क्या है, इंट्रोडक्शन में आप अच्छे से देख सकते हैं डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन है। मतलब कि इरिगेशन की डिफिनीशन के बारे में बताया गया है कि इंट्रोडक्शन जो डिटेल कंटेंट है इसमें क्या है। इंट्रोडक्शन में हमारा डिफिनीशन ऑफ क्या है, सॉरी डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन है, इसको रफ कर देते हैं। और सॉरी, ये जो हमारा, आप प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू करें तभी चीज़ें आपको क्लियर होगी। डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन मतलब कि सिंचाई की परिभाषा है। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, देखिए जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जो भी चैप्टर होता है पहले तो इंट्रोडक्शन ही शुरू होता है, मतलब उसके बारे में परिचय क्या कैसा है, क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है, ये सब जानेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, देखिए ये डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन हो गया हमारा। एंड नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब कि सिंचाई की आवश्यकता है। रोल ऑफ इरिगेशन इन कंट्री इकोनॉमिक्स मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था में क्या इसका योगदान है। एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया मतलब कि हिस्ट्री जो इरिगेशन का हिस्ट्री है उसका क्या विकास है, इसके बारे में कुछ बताया गया। मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशन, ये सब चीज़ें अभी अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी थोड़ा ओवरव्यू कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। इंट्रोडक्शन हमारा जो चैप्टर है उसमें हमारा परिचय में ये सब चीज़ें पढ़नी। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो ये आप देख सकते हैं, अभी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आई होंगी क्योंकि हम बेसिकली अब क्लियर करने वाले हैं सभी एक एक टॉपिक के बारे में। ये हमारा क्या है, डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन है एंड डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन है, नेसेसिटी ऑफ, ये सब हो गया। तो इसको हम क्लियर करते हुए चलेंगे वन बाय। प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि ये चीज़ें आपको बेसिकली क्लियर हो, ताकि आप भी नॉलेज गेन कर पाए। चलिए चलते हैं काम की ओर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर 1 क्या है, आप देख सकते हैं PDF से ही समझ में आएगा आपको। ज़्यादा कोई टफ सिलेबस भी नहीं है। देखिए सब जब कोई चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, ईजी होती हैं तो उसको हम ऐसे समझ लेते हैं। ये क्या हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो इसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं यहाँ लिखा है अच्छे से, इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो सिंचाई अभियंत्रण हिंदी का। तो इसका प्रॉपर डिफिनीशन समझ लेते हैं और फिर उसको आपको लेक्चर के थ्रू आपको बोलेंगे। आपको इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, समझने वाला है। आप अगर लिखने का प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल वगैरह जो होते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह एक सिंपल मेथड से एक प्रोसेस से चलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है आपका। कोई टॉपिक यहाँ से आगे से पीछे हो जाता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा होने के डर रहते हैं। लेकिन आप अगर चीज़ों को समझें अच्छे से तो अपने अनुसार लिख सकते हैं, समझते हैं। और बता दें कि जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है वो एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा सिलेबस है, एकदम सिंपल से वे में कवर करने वाले हैं। ओके, तो देख सकते हैं आपका शो हो रहा होगा सामने यार स्क्रीन पे कि इरिगेशन क्या है। इरिगेशन क्या है इसका सामने आप इरिगेशन की एक परिभाषा दे सकते हैं कि सिंचाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फसलों को उनकी आवश्यकता व मांग के अनुसार व्यवस्थित ढंग से पानी उपलब्ध कराया देना ही सिंचाई कहलाता है। अब जाहिर सी बात है कि जो देखिए सिंचाई पहले क्या, सिंचाई की परिभाषा प्रॉपर देख लेते हैं तो लेक्चर के थ्रू भी अच्छे से समझेंगे। ओके, तो सिंचाई क्या है, इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड या नीड है। मतलब उसकी जो आवश्यकता है, कोई भी फसल है, पेड़ पौधा है, उसकी क्या है, जो आवश्यकता है, जो मांग है, उसके अनुसार उसको पानी की आवश्यकता को उपलब्ध कराना या उसको क्या कहे व्यवस्थित ढंग से क्या करना है, उसको देना ही जो हमारा कहलाता है सिंचाई कहलाता है। प्रॉपर डिफिनीशन आप देख सकते हैं और मैं भी पढ़ दे रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। और लिखना क्या है या समझना है, एक ये सब चीज़ें आप जानते हैं क्या है, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं।
ओके, जानते हैं, लेकिन लिखना कैसे है तो ये आप सभी चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी हम चीज़ों को समझने पे ज़्यादा एफर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई, आप देख सकते हैं इरिगेशन का, तो प्रॉपर आप बने रहिए वीडियो में। अब क्या है इसके बारे में जान लिए कि इरिगेशन क्या है। देखिए आपको बता दें कि इरिगेशन क्यों ज़रूरी हुआ। इरिगेशन हमारे तो सिंचाई है। देखिए पहले क्या होता है, मान लीजिए फसल वगैरह बोते हैं, ये तो एक टॉपिक हो गया, लेकिन आपको बता दें मान लो फसल वगैरह बोते हैं तो कहीं ना कहीं यार दोस्त, तो हमें क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। फसल पानी से होती है मेनली, तो खाद पानी से। तो अगर पानी की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगी, अच्छी से व्यवस्था नहीं होगी, तो फसल नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। जरूरी नहीं वर्षा के पानी से भी, प्राकृतिक पानी से भी ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन क्या करते हैं, कुछ हम अपने से इफ़र्ट करके, कुछ एफर्ट लगा करके, इफ़र्ट करके क्या करते हैं, अच्छे तरीके से पानी को उनकी डिमांड के अनुसार, जो हमारे फसल हैं उनकी डिमांड के अनुसार उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं वाटर, वो भी एक निश्चित सही टाइम पे। तो वो क्या होता है, सिंचाई के अंतर, सिंचाई से ये फ़ायदा होता है। अभी फ़ायदा नुकसान तो एक टॉपिक होगा, बता दे रहे हैं आपको, लेकिन इस सिंचाई से आप ये सब चीज़ें अच्छे से सुन सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं, देखिए आपके सभी टॉपिक्स जो होंगे क्लियर होंगे। आप दोस्त तनिक भी टेंशन न लीजिए। देखिए पहला टॉपिक क्लियर हो गया है, डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन। डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन ये सब क्लियर करते अब बात करेंगे। देखिए इंग्लिश में रहता है, आप जानते हैं, ये जो हमारा रहता है सिलेबस। डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन हो गया। अब बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन की आवश्यकता क्या है। ओके चलिए चलते हैं, आवश्यकता बताते हैं। इरिगेशन की आवश्यकता क्या है, सिंचाई की आवश्यकता क्या है, तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखिए डियर, बात की जाए सिंचाई की आवश्यकता की, तो मतलब नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, तो ये जो हमारा मेन टॉपिक समझ सकते हैं आप, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से कि जो सिंचाई की क्या है, जो हमारी सिंचाई है, सिंचाई की आवश्यकता मतलब नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी पड़ा हमें सिंचाई। ओके तो ये हमारा टॉपिक है, सिंचाई की आवश्यकता। आपको दिख रहा होगा, हालांकि अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, ये स्क्रीन है, बाकी आप टॉपिक समझ सकते हैं। और आप सुन के, आप बोल के, आप पीडीएफ, देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे चैनल के अबाउट सेशन में इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, और वहाँ से ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो बेसिकली क्या है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, देखिए होता क्या है कि जो हमारा पौधा है, जो फसलें हैं, उसके लिए क्या है, पानी, पानी जो है, जो वाटर है हमारा, एक मेन मेन तत्व है। क्या है, इसके अलावा कोई ऐसा तत्व नहीं है जो, जितना पानी उसके लिए हो सकता है, उससे कोई और अन्य तत्व नहीं है जो आवश्यकता को पूरा कर सके, जो फसल को उत्पादित कर सके, फसल की पैदावार में मदद कर सके। तो आपको बता देते हैं कि जो पानी की आवश्यकता को पूर्ण कर सके, क्योंकि फसल की बुआई से पहले सिंचाई से लेकर बीज अंकुरण, जो भी चीज़ें होती हैं हमारी, आप सुनते जाइए मेरी बात को, आपकी अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है। पौधे की उत्पत्ति, पोषक तत्वों की मांग, बढ़ोतरी तथा बीजों के जो पकने और समय समय पर क्या होता है, खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब फसल बोए हैं हम, फसल बोए हैं तो फसलों को क्या है कि फसल जब अगर बोए हैं, कोई भी पेड़ पौधा फसल, या पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो समय समय उसको बढ़ने के लिए, बीज जब अंकुरण होता है तब भी पानी की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई से रिलेशन, भाई पानी, सिंचाई किसकी करते हैं आप बताइए, क्या किसी सिरके से करते हैं या किसी और एसिड से करते हैं? आप सिंचाई तो पानी से करते हैं, क्योंकि पानी ऐसा ही चीज़ है, तत्व है जो कि उसके फसलों की सभी चीज़ों की पूर्ति करता है। तो पानी से ही सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई को हमने बेसिकली को बता दिया, भी अच्छे से डिटेल में जान जाएंगे, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि चीज़ें क्लियर होती रहे। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो आप समझ सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ कि सिंचाई की आवश्यकता क्या है। कि भारत जैसा देश, जहाँ पर क्या है कि कई प्रकार की जलवायु और स्थलाकृत पाई जाती है, एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। और ये सब चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ, अभी रुकिए थोड़ा, पीडीएफ के थ्रू तो आपको दिखा देता हूँ कि क्या है सिंचाई की जो आवश्यकता है, कितने प्रकार की, क्यों जरूरी है सिंचाई, सिंचाई हमारे लिए क्यों जरूरी है। जानते हैं भाई सिंचाई क्यों जरूरी है, कुछ तो मेन रीज़न होगा। तो यहाँ लिखा है यार दोस्त, आप अच्छे से समझ सकते हैं डियर। बाकी आपको नोट्स ये मिल जाएगा टेलीग्राम पे, हम आपको पहले बता दिए सिंचाई की आवश्यकता। हालांकि राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, फिर भी आप काम चला लीजिएगा, क्योंकि आपको बेसिकली नॉलेज गेन करना है। तो सिंचाई की आवश्यकता क्या है, आप इसमें मोटे मोटे शब्दों में समझ सकते हैं कि वर्षा उचित मात्रा में ना होना, वर्षा को उचित मात्रा में नहीं। जाहिर सी बात है कि एक कोई भी फसल है, उस फसल को लिए एक एक क्या हो, सीमित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जब लेकिन उतना पानी होगा ही नहीं, उतना पानी होगा ही नहीं, हमारा क्या होता है, सिंचाई की तो सिंचाई करनी पड़ती है। अब सिंचाई देखो, वाटरिंग होता है, एक सिंचाई होता है। पानी देना और सिंचाई करने एक अलग चीज़ है। पानी देना, देखो पानी, वाटरिंग क्या है, वाटरिंग अलग, इरिगेशन अलग चीज़ है। तो
वाटरिंग होता है, एक इरिगेशन होता है सिंचाई। देखिए सिंचाई में क्या करते हैं, हम व्यवस्था करते हैं, उसके लिए एक एक इफ़र्ट लगाते हैं, कुछ प्रयास करके, कुछ व्यवस्था करके, सेटलमेंट करके, कुछ चीज़ों का जो हम पानी उचित मात्रा में पहुँचाते हैं, व्यवस्थित तरीके से कुछ इफ़र्ट लगा के, कुछ अपना तकनीक की व्यवस्था करके, तो वो हमारा इरिगेशन होता है। और पानी वाटरिंग एक दूसरा चीज़ हो गया। मान लीजिए पानी देना वो वाटरिंग हो गया, लेकिन जब कोई उसके लिए विशेष व्यवस्था करते हैं, उसको उचित मात्रा में कितना पानी की आवश्यकता है क्या है, तो हमारा आ जाता है, किस में आ जाता है, इरिगेशन में आ जाता है। दोस्तों ये बात को ध्यान में रखिए, इरिगेशन और वाटरिंग थोड़ा डिफरेंट है, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से अब बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो बात करते हैं इसका कि मेन उद्देश्य क्या है, उचित मात्रा में न होना, वर्षा का अधिक अधिक होना, जाहिर सी बात है। वर्षा क्या होती है, सिंचाई क्यों, सिंचाई को आप ये समझिए कि पौधों को क्या है, पानी की आवश्यकता है तो पानी दे दिया, तो नहीं, ये भी ज़रूरी है कि उसमें पानी की अधिक मात्रा हो जाए, तो पानी को सीमित मात्रा में कंट्रोल करना भी एक सिंचाई का वो भी है। देखिए एक सीमित, आपको जानकारी के लिए बता दें, चलिए अभी वो टॉपिक नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उससे रिलेवेंट थोड़ा नहीं, अभी हट के है। तो ये देखिए बात करते हैं, कुछ विशेष फसलों के लिए अधिक जल मांग होगा ना, क्या होता है कि हमारा जो सिंचाई होता है उसके लिए सिंचाई क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ विशेष फसलों के लिए जल की अधिक मांग होती है। जैसा कि हम जानते हैं वर्षा से उतना हमारा जल पूर्ति नहीं हो पाती या अन्य संसाधनों से, उसी लिए हम वाटरिंग क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। और क्या होता है, सिंचाई क्यों करते हैं कि वर्षा का समय पर ना हो पाना, जाहिर सी बात है यार, वर्षा क्या होती है, वर्षा टाइम टू टाइम नहीं होती, इसलिए हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। और सिंचाई में बहुत से तरीके अपनाते हैं, लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, ये सब चीज़ें अभी आगे समझेंगे। सिंचाई के प्रकार में टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ इरिगेशन, ये सब समझेंगे। लेकिन अभी आप बेसिकली समझ गए होंगे कि क्या है, ओके। अब वो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, हमारा सिंचाई अभियांत्रिकी मेन क्या है, सिंचाई अभियांत्रिकी। तो देखिए सिंचाई इंजीनियरिंग जो है, इरिगेशन, इसमें दो इंजीनियर होते हैं, एक सिविल इंजीनियर, एक कृषि क्षेत्र का जो इंजीनियर होता है, एग्री इंजीनियर मतलब, तो वो आते हैं। तो आप जान सकते हैं सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, आपको बता दें जानकारी के लिए कि सिविल इंजीनियर बेसिकली क्या करता है। देखिए जो कृषि इंजीनियर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि पानी, कौन सी फसल कितनी मात्रा में पानी लेगी, लेकिन वो पानी को पहुँचाना जो होता है, पानी को पहुँचाने के लिए सिविल इंजीनियर उसके लिए जुगाड़ करता है कि आखिरकार जो फसल को जो चीज़ है, जो हमारा वृक्ष है, फसल है, उसको जो पानी की जो मात्रा लगी है, इतना पानी देना है फसल को, तो उसका व्यवस्था कराना, नहर के थ्रू, नदियों से पानी निकाल कर, बैराज, वियर, रिजर्वायर बना कर के पानी उस खेत तक पहुँचाना सिविल इंजीनियर का काम होता है। और कितनी मात्रा में पानी चाहिए किसी फसल को, क्या कितनी देर, वो तो कृषि इंजीनियर होता है। तो ये बेसिकली इसमें मैकेनिकल इंजीनियर का थोड़ा भी काम होता है, और सिविल इंजीनियर और कृषि इंजीनियर का ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनका अलग अलग क्षेत्रों में इंजीनियर को काम है। तो आप ये वाला टॉपिक समझ गए होंगे कि आवश्यकता क्या है, कि सिंचाई की आवश्यकता है, आप इसको समझ सकते हैं। मेरी बातों को सुन लीजिए यार दोस्त, अच्छे से क्लियर हो जाएगा डियर। और सिंचाई अभियंत्रण की बात की जाए तो इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है, संबंध सिविल इंजीनियरिंग व कृषि इंजीनियरिंग दोनों से है। सिविल इंजीनियरिंग आर्टि फिशियल क्या होता है, सिविल इंजीनियर आर्टिफिशियल, इसमें कुछ लिखा है, आप समझ सकते हैं। फसलों को क्या करता है कि सिविल इंजीनियर जो होता है फसलों तक पानी पाने की व्यवस्था कराता है। मेरी बातों को सुन लीजिए कि सिविल इंजीनियर क्या होता है, बेसिकली वो ये डिसाइड करता है कि मान लीजिए जो कृषि इंजीनियर होता है वो डिसाइड करता है कि पानी किसको कितना मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई पौधा है, इसको पानी की कितनी हो सकता है, तो वो डिसाइड करेगा। लेकिन वो पानी कहाँ से आते हुए, किस क्षेत्र से आते हुए उस फसल तक, उस खेत तक पहुँचेगा, ये व्यवस्था कराना सिविल इंजीनियर का काम होता है। तो आई होप कृषि इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के बारे में आप समझ गए होंगे, ओके। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और सिंचाई अभियंत्रण यही है जिसमें हम सिंचाई के बारे में व्यवस्था करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं सिंचाई अधिकारी, ये लिख सकते हैं कि एक ऐसी शाखा है जिसमें हम सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। सिंचाई की व्यवस्था, पानी को, फसलों की मांग, फसलों की क्या पानी की आवश्यकता है, कितना जलपूर्ति होगी, फसल कितने में अच्छे तरीके से उगेगी, क्या उत्पादन क्षमता इससे बढ़ोतरी होगी, ये सब चीज़ें हम जब समझते हैं सिंचाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ले जाते हैं, खेतों तक कैसे पहुँचाते हैं, तो ये सिंचाई अभियंत्रण हो गया। इसको आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ को पढ़ेंगे कि तब भी काम हो जाएगा, मेरी बात को सुनेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो यदि नंबर हमारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं दोस्त, आप समझ सकते हैं कि हमने क्या किया। अभी दो टॉपिक क्लियर कर लिया, डिफिनेशन ऑफ इरिगेशन और नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की आवश्यकता क्या, अब बात करते हैं रोल ऑफ इरिगेशन ऑफ इन कंट्री, इन इकोनॉमिक कंट्री, मतलब देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो चलिए आपको समझा देते हैं, आराम से रुकिएगा, ठहरिएगा ज़रा। जो योगदान है हमारा, जो जीडीपी, देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि कृषि क्या होती है, कृषि से हमारे फसलें उत्पादित होती हैं, क्या होती हैं, हाँ मतलब सिंचाई से क्या होता है, सिंचाई फसलें ही तो उत्पादित करते हैं, खेतों में फसलें सिंचाई करते हैं उनके लिए, फसलों का उत्पादन करने के लिए।
और भी चीज़ें करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो क्या होता है कि इसका हमारे मतलब देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, तो इसको मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो सेक्शन क्या है, मतलब जो क्षेत्र होते हैं कितने 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, एक एक द्वितीयक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक होता है, एक तृतीयक होता है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड तृतीयक क्षेत्र होता है, टर्सरी होता है। तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं प्राइमरी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए या प्राइमरी क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारी चीज़ें उत्पादित होती हैं वो कहीं न कहीं नेचुरल पे डिपेंड होती है। जैसा कि हम लोग खेती करना, क्या कहते हैं, जानवर पालना, मुर्गी फार्म, ये सब चीज़ें, और माइनिंग करना, खदानों से कोयला वाला प्राप्त करना, तो ये प्राकृतिक चीज़ों से निर्भर करती हैं, प्राकृतिक पे ही डिपेंड रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी हो गई। तो प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर ये सब कच्चे माल, जो आलू मान लो सब्जी उगाना, ये सब चीज़ें फसलें उत्पादित करना, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाती हैं। इसको थोड़ा समझिएगा, इससे रिलेटेड ही है, जो कि हमारा क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सिंचाई भाग लेती है, क्या योगदान रहता है, उसी के बारे में बात करें दोस्त। तो द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए, अगर थोड़ा आप इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के बारे में बात की जाए, तो इसके बारे में आप समझिए द्वितीय क्षेत्र क्या है। तो देखिए, जब कोई प्राथमिक क्षेत्र से मतलब जो भी चीज़ें उत्पादित हुई, उसको क्या करता है, थोड़ा मॉडिफाइड कर देता है, या उसको विनिर्मित कर देता है, या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। जैसे जानते हैं जितने भी हमारी जो गाड़ी वगैरह बनते हैं, जो भी हमारे पेट्रोलियम है, जैसे कि जानते हैं हमारा जो समुद्र से निकलेगा पेट्रोलियम, उसको रिफाइनरी में ले जाकर कुछ चेंजेस लाया जाएगा, कुछ अलग चीज़ बनाया जाएगा, तो वहाँ से हमारा हो जाता है। ये मान लीजिए आलू है, तो आलू से चिप्स बनाए, सेकेंडरी क्षेत्र में चला गया। ये सब चीज़ें आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। और जितने भी उद्योग कारखाने हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, वो सब हमारे क्या है, सेकेंडरी क्षेत्र में ही ज़्यादातर आते हैं। और वहाँ तृतीय क्षेत्र की बात की जाए, तो इसमें सर्विस भी है, मतलब सेवा, जिसमें क्या होता है बेसिकली पैसे का लेन देन होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या किया, आपने क्या किया कि थोड़ी ये ज़्यादा इसके बारे में ना बात करते हो, सीधे सीधे कहें तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कहीं ना कहीं नेचुरल पे डिपेंड, प्राकृतिक पे डिपेंड करता है, और उससे चीज़ें हमारे उत्पादित होती हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में बता दिए, जो भी फसलें वगैरह होती हैं, और जो भी हमारे मुर्गी फार्म हो गया, पशुपालन, ये सब चीज़ें हो गई। और वही सेकेंडरी चीज़ की बात की जाए, तो जो फर्स्ट क्या कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित होती हैं, उनसे जो चीज़ें विनिर्मित की जाती है, मॉडिफाइड करके कोई चीज़ बनता है, तो वो किस में आ जाता है, हमारा सेकेंडरी में आ जाता है। वहीं सेवा क्षेत्र जो होता है, जो ये सब जो चीज़ें हमारी फर्स्ट क्या कहते हैं प्राथमिक और द्वितीयक में बनी है, उससे रिलेशन होता है, और वो सेवा क्षेत्र में आ जाता है हमारा। जैसा कि आप मान लीजिए, हाँ, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, तो उसको ढोने के लिए, और टेलीकॉम कंपनी हो गई, ये सब चीज़ें हमारे तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं। तो ज़्यादा इसके बारे में हम डिटेल नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है, क्या जानना कि क्या हमारा इसके योगदान क्या है, रोल ऑफ इरिगेशन इन कंट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहीं जो हमारा क्या है कि कृषि है, वो हमारी अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट उतना योगदान नहीं रखता। जी हाँ गाइस, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होता है, तो 14 से 15% हमारी जीडीपी में, 15 से 16% ही घटता बढ़ता रहता है ये रेट। तो 15 से 16% हमारी जीडीपी में है, लेकिन क्या है, लेकिन ये डायरेक्ट तो फायदेमंद नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से ही बन करके, मान लीजिए समोसा बनाना है, तो समोसा के लिए आलू चाहिए, आलू को फसल है, खेतों में उत्पादित होती है, उससे सब चीज़ें बनेंगी। और वो आलू और समोसा और ये सब रिफाइंड वगैरह जो भी चीज़ें हो गई हमारी, जो प्राथमिक क्षेत्र से जो सेकेंडरी में जाएगी, तो उसको मॉडिफाई करके हमने समोसा बनाया, उसको बेचा, और वो क्या हो गया हमारे, जब बेचा तो वो क्या हो गया, थर्ड मतलब टर्सरी सेक्टर में हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा डिपेंड करता है। लेकिन डायरेक्ट की बात की जाए, तो जीडीपी में ज़्यादा उतना योगदान नहीं कृषि का। लेकिन इनडायरेक्ट जितनी भी चीज़ें हैं हमारी जीडीपी में, जो भी चीज़ें हैं हमारा, मान लीजिए पार्ले जी कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट है, चिप्स लेज कंपनी, ये सब चीज़ें जितने भी प्रोडक्ट हैं, और मान लीजिए कार वगैरह है, तो कार कहाँ से बनती है, आप मान लीजिए कोई कार फैक्ट्री है, तो कार में जब प्राथमिक क्षेत्र से स्टील रॉड और लोहा, ये सब एल्युमिनियम निकलेगा नहीं, प्लास्टिक, ये सब माइनिंग से, कहीं से भी प्राथमिक क्षेत्र से ही, तो कहाँ से आप बनाएंगे कार। तो मतलब टोटली डिपेंड होता है हमारा
ये सब तृतीय क्षेत्र पे जो है, प्राथमिक क्षेत्र पे। तो कहीं न कहीं हमारा जो सिंचाई है वो सिंचाई क्यों करते हैं, फसलों को उत्पादित करने के लिए। इसका भी यूज़ बताएंगे कि नेसेसिटी क्या है, आपको बता ही दिए। तो कहीं न कहीं हमारा डायरेक्ट तो उतना यूज़फुल नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी कंट्री के लिए सिंचाई। क्योंकि सिंचाई से क्या, अभी देश में बात की जाए तो ज़्यादा सिंचाई के स्कोप की बात की जाए तभी तो लगभग देश के, अभी तो पंजाब की बात की जाए तो वहाँ तो 85 से 90 लगभग आसपास क्या हो गया है कि जो इरिगेटेड एरिया मतलब कवर कर लिया गया है सिंचाई के क्षेत्र में। लेकिन अभी पूरे भारत की एक औसत बात की जाए तो लगभग 60% के आसपास ही ये रेशियो, 60% के आसपास ही सिंचाई के लिए अभी बहुत काम बाकी है, 40% क्षेत्र अभी बाकी है। तो इसमें सिंचाई में भी स्कोप है अभी, और जो भी जिसमें सिंचाई का सिस्टम चल रहा है उसको मेंटेनेंस के लिए भी। तो कहीं ना कहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट भी एक सिविल इंजीनियर के लिए स्कोप है, तो उसके लिए आप टेंशन न लीजिए, आप स्कोप है। तो ये हमारा हो गया क्या हो, रोल ऑफ क्या हो गया, इरिगेशन इन कंट्री। देखिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, बातों को सुनने का प्रयास कीजिए और सुनने के साथ साथ समझिए, बस उसको रटने का प्रयास ना कीजिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है आपकी आरसीसी वगैरह तो अलग चीज़ हो जाती है, उसमें आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये इसमें कोई खास वो चीज़ें हैं नहीं। अब बातों को समझिए, टॉपिक क्लियर होता जाएगा आपका। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, मतलब हिस्ट्री की बात करते हैं कि प्राचीन काल से इसका इतिहास क्या रहा है जो हमारे इरिगेशन है भैया। तो इसका देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि क्या है सिस्टम इसका। प्राचीन काल में भारत में जो मतलब क्या है, भारत में सिंचाई का विकास का इतिहास, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो प्राचीन भारत में सिंचाई की व्यवस्था यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी बातों को सुनिएगा, आपको बेहद क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि इसमें ये बताया कि आज से मतलब बहुत पुराने काल में इसका ऋग्वेद, यहाँ बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में भी इसका क्या होता है, जिक्र मिलता है सिंचाई के बारे में। इसमें ये बताया गया है कि पुराने काल से सिंचाई का जिक्र मिलता है, क्योंकि जानते हैं पहले लेकिन उतना सिंचाई का महत्व नहीं था, क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब इस समय क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उत्पादन क्षमता बढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मांग बढ़ रहा है, चीज़ों की आवश्यकता बढ़ रही है। लेकिन इसके पहले भी जब क्या हुआ था, फसलों के लिए उत्पादन के लिए थोड़ा बहुत इरिगेशन किया जाता, सिंचाई होती थी। और उसके यहाँ आप देख सकते हैं अर्गट, राहट, ये सब सिंचाई का वर्णन किया गया था ऋग्वेद वगैरह में। और उसके बाद क्या हुआ, अब इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए मुगल वगैरह आए, तो उसने भी ये क्या हुआ कि सिंचाई के बारे में, सिंचाई के क्षेत्र में काम किया। वहीं जब हमारे ब्रिटिश साम्राज्य आया, तो ब्रिटिश साम्राज्य में भी क्या हुआ, सिंचाई का विकास हुआ। उन्होंने भी, देखिए कोई साम्राज्य हो, जैसे ब्रिटिश वालों ने हमें कुछ चीज़ें अच्छी सिखा गए, उसने कानून व्यवस्था बना दी, क्योंकि ब्रिटेन से ही हमारा कानून व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा लिया गया है। तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए जो भी चीज़ें करते थे उसमें उनका फ़ायदा दिखता था। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं दोस्त, अपने समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जो सिंचाई के विकास है, इसको समझना जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि क्या है कि आप पढ़ सकते हैं इसको। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 दशकों में लगभग 200 छोटे बड़े क्या है, 2022 या 2000 कह सकते हैं आसपास सिंचाई प्रोजेक्ट। देखिए परियोजना क्या होती है, परियोजना जो होती है वो एक मतलब उससे ये जो चलती है, कोई मान लीजिए नहर परियोजना, कोई भी परियोजना हो गई, तो वो बहुत दिन तक चलती है। ये प्रोजेक्ट मान लीजिए कोई तैयार होता है, कितना क्या होगा, क्या इसकी लागत होगी, कितना इससे फ़ायदा होगा। तो ये सब प्रोजेक्ट जो चलते हैं कई कई सालों तक चलते रहते हैं, इससे बांध उन बनते हैं। तो इसको पढ़िएगा, समझते हैं इसको, बात को, मेरी बातों को ध्यान दीजिए। अभी मैं बहुत स्पीडली, आपको लग रहा होगा कि क्या बक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, तो बस ध्यान से सुनते जाइएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, जब आप इसको खुद पढ़ लेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। मेरी बात को बस सुनते रहिए, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने भी कहीं ना कहीं, ब्रिटिश वालों ने भी थोड़ा बहुत काम किया था सिंचाई विभाग में, मतलब अब, लेकिन हम लोग क्या है, सिंचाई जब स्वतंत्र हुए तो बहुत से बांध, बैराज, प्रोजेक्ट वगैरह बनाए, जिसमें से 1400 प्रोजेक्ट क्या हुए हमारे, 1400 प्रोजेक्ट जो हैं वो 2007 तक पूरे कर लिए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड, सीबीआई, इरिगेशन डिपार्टमेंट व वाटर सिविल कमीशन, 2 संस्थाएं भी, मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 संस्थाएं भी इसके लिए स्थापित की गई हैं। एक कौन सा है, सीबीआई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन, एक दूसरा क्या है हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन, सीडब्ल्यूसी। ये सब मतलब आप समझ सकते हैं, जब भारत देश आज़ाद हुआ तब से ये चीज़ें चल रही हैं। मतलब सिंचाई का जो इतिहास रहा है काफ़ी पुराना रहा है, क्योंकि मानव जीवन प्रणाली के लिए, चलाने के लिए फसलों की, पहले तो आदिमानव रहते थे, तो ना मतलब आप समझ सकते हैं आदिमानव जीवन क्या, मांस वगैरह खाना, पत्थर से आग जलाकर। तो उनका तो इरिगेशन सिंचाई से उतना महत्व नहीं था, लेकिन उसके बाद जब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गए और विकास होता गया, तो उसके साथ पानी की आवश्यकता बढ़ती गई, कृषि की आवश्यकता हुई पड़ी, फसलों का उत्पादन होने लगा, तब से कहीं ना कहीं
समझ सकते हैं कि सिंचाई का विकास होने लगा प्राचीन काल से। तो ये सब रहा है अब भविष्य में और वर्तमान में। अब भविष्य में सिंचाई के विस्तार के बारे में क्या लिखा है दोस्त, आप समझ सकते हैं कि भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे कि जानते हैं इसका एरिया कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन हेक्टेयर की बात की गई तो हेक्टेयर में ये कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं और इसमें लिखा है कि 1980 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें बताया गया है कि जो इसमें से इतना इतना 32 मतलब 3288 लाख हेक्टेयर जो है हमारा क्या है, 3288 लाख हेक्टेयर हमारा क्या है कि कृषि मतलब पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है, लेकिन जिसमें से 1980 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो विश्व के सोवियत, रूस व अमेरिका के बाद तीसरा स्थान रखता है। मतलब कि इसमें जो कृषि योग्य भूमि है उसमें तीसरा स्थान रखता है। और इसमें क्या है कि अभी 1750 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती हो रही है। ओके, नदियों का लगभग इतना 205 लाख हेक्टेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है तो अब इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि सिंचाई क्षेत्र का सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो पंजाब में हुआ है। 87% तक सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्थाएं क्या ही फसलों की पैदावार के लिए, भूमि सुधार के लिए, उसमें नदियों को आपस में जोड़कर इस क्षेत्र को अधिक सिंचाई मापदंड प्राप्त किए जा सके। ये सब चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं दोस्त। अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आप पढ़ लीजिएगा। सिंचाई की प्रणालियों की बात की गई है तो इसमें आप समझ सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये बात जान लीजिए कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि क्या लाभ है सिंचाई से, क्या ज़रूरी था सिंचाई, कैसे फ़ायदे मिले सिंचाई से हमें, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानने के लिए। ओके, तो सिंचाई से लाभ क्या है आप पढ़ सकते हैं दोस्त। और डियर ये क्या लिखा है कि सिंचाई की व्यवस्था में कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। मतलब सिंचाई करने की अगर व्यवस्था करते हैं तो उससे जाहिर सी बात है उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी, सूखा व अकाल की स्थिति से बचाव हो जाएगा। सिंपल सा राजस्व में बढ़ती, मतलब रेवेन्यू जो होता है, जो हमें पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है राजस्व की, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। जाहिर सी बात है फसल का उत्पादन बढ़ेगा, सरकार को लाभ होगा, उसको प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा। जो हमें पैसा आता है वही रेवेन्यू है, सरकार को जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन आदि। जाहिर सी बात है अगर हम सिंचाई के लिए क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं तो उसके रिजर्वायर बनाते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, तो वहाँ से हम बिजली उत्पादित कर सकते हैं। मत्स्य पालन आदि बहुत से प्रयोजनों को भी कर सकते हैं। और पर्यटन का विकास कर सकते हैं। नौकायन, मतलब कि जाहिर सी बात है पानी का भराव रहेगा तो उसमें पर्यटन कर सकते हैं, मतलब टूरिज्म आएंगे देखेंगे, उसमें कुछ और भी तरीके से फ़ायदा हो सकता है सिंचाई से। इसके अलावा कुछ अन्य लाभ, हानियाँ भी हैं। इधर देखिए इसमें दिखाया गया है कि और भी लाभ है, इसके अलावा इसमें कुछ हानियों की बात की गई है। हानि क्या है कि इससे क्या होता है, जहाँ भी मान लीजिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती है तो जलग्रस्तता, मतलब वाटर लॉगिंग हो जाता है। आसपास का क्षेत्र जो होता है वो, उसमें क्या हो सकता है कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए नहर वगैरह गई आपके क्षेत्र, शहर से नदी वगैरह या डैम वगैरह बनाया गया है, तो आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं डियर क्या हो सकता है कि जलग्रस्तता हो सकती है। उस क्षेत्र में जहाँ बनाया जाता है तो वहाँ जलग्रस्तता होती है। और जल निकासी में बाधा हो जाती है। जाहिर सी बात है जल निकासी, जल भराव रहेगा, जल निकासी में बाधा होती है। मच्छर व अन्य जीवाणु, जाहिर सी बात है अगर पानी का भराव है सिंचाई के लिए, मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे ये सब चीज़ें हो सकती है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है कि नमी मौसम में स्वास्थ्य बहुत हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और सिंचाई, क्योंकि बहुत बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं कुछ, तो सिंचाई के लिए नहरों आदि का निर्माण एक महंगी व्यवस्था है। जाहिर सी बात है जो नहरों की व्यवस्था है, एक नहर मान लीजिए सिंचाई के लिए नहर बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैनाल। तो ये एक मतलब महंगी व्यवस्था कह सकते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि ज़्यादा सिंचाई हमारी नहरों से ही होती है। अब एक एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझिएगा ध्यान से। सिंचाई के क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज इन इरिगेशन, जो सोर्स हैं और योगदान कितना परसेंट है। कैनाल का 40% है पूरी सिंचाई में। वेल्स, ट्यूबवेल्स, जो हमारे कुएँ हैं, कुएँ हैं, ये सब चीज़ें अभी आज कुआँ आपका चैप्टर आगे पढ़ेंगे अच्छे से। बेल एंड ट्यूबवेल्स 38% है, ये डाटा है। और पौंड, तालाब से लगभग 15%, और अदर से जो हमारा रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है परसेंटेज, उतना सिंचाई हो रही है। एक डाटा है, एक लगभग में मान लिया गया है, लगभग में ही है, क्योंकि इतना एक्यूरेट डाटा निकालना संभव नहीं है। तो एक स्रोत हो गए, मतलब सिंचाई क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों का योगदान, ये सब है, आप समझ सकते हैं। अब क्या है भाई, इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है, सिंचाई परियोजनाएं है, इसको समझ लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें सिंचाई परियोजनाएं निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्गीकृत की गया है। मेजर इरिगेशन, मतलब बड़ी सिंचाई परियोजना, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, मध्यम सिंचाई परियोजना, और माइनर, मतलब छोटी इरिगेशन परियोजना, ये सब चीज़ें हैं।
तो आप समझ सकते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से यार। क्या है कि मेजर मतलब राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। मेन चीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि मेजर मतलब बड़ी सिंचाई परियोजना क्या हाईवे परियोजना जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र सींचा जाता है, उसकी लागत 5 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। जी हाँ गाइस, ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए, बस इसको नोट्स ना देखिए, मेरी बातों को सुनिए बस। कि जो भी मतलब प्रोजेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र को सींचा जा सकता है, और उसकी लागत जो होती है 5 करोड़ से अधिक मानी जाती है, उसमें वो क्या आता है, मेजर मतलब बड़ी सिंचाई की परियोजनाओं के अंतर्गत आता है। वही बात की जाए मीडियम से इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत 2000 से 10,000 तक लेकर हेक्टेयर, मतलब हेक्टेयर एक क्या है जानते हैं, यूनिट है, इकाई है क्षेत्रफल की। हेक्टो इंटू हेक्टेयर होता है, ये सब चीज़ें हैं, आप बाद में बात करेंगे अच्छे से। वाले क्षेत्र को सींचा जा सकता है जिसमें जिसमें कृषि की जा रही हो, इसकी लागत 25 लाख से 5 करोड़ के मध्य हो सकती है। तो ज़्यादा नॉलेज नहीं देंगे, अभी छोटा सा एक मतलब डाटा है कि ऐसा ऐसा होता है, तो इसके अंदर मान लिया जाता है 10,000 हेक्टेयर। माइनर की बात की जाए तो इस परियोजना के अंतर्गत जो हमारा आता है कि 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वालों के लिए कृषि योग्य क्षेत्र को सींचा जाता है, इसकी लागत अप टू मतलब आसपास होती है 25 लाख। तो ये ज़्यादा क्लियर डाटा नहीं, क्योंकि महंगाई के अनुसार यार बढ़ता रहता है सब चीज़ें, फिर भी एक मान लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई, आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। मल्टीपर्पज़ मतलब बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसी परियोजना है जिसमें एक साथ बहुत उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहलाती हैं। सब बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या होता है कि इरिगेशन सिंचाई उद्देश्य क्या है, सिंचाई करना, पन शक्ति, ये संयंत्र, नेविगेशन, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण, ये सब चीज़ें हैं। मतलब इसका बहुउद्देशीय परियोजनाओं का क्या है उद्देश्य क्या है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम पढ़ सकते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी दामोदर तुंगभद्रा चंबल परियोजना, ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्त, और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। एंड आपके नंबर ऑफ टॉपिक देखते हैं कितने क्लियर हो गए हैं, आप आराम से देखिएगा, मैंने स्क्रॉल कर दिया है। तो आपने देखा कि डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन क्लियर है। ओके, कोई भी टॉपिक छूटे ना पाए, आपको दिखाते हुए चलूँगा। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, रोल ऑफ इरिगेशन में इसमें मैंने लेक्चर दिया, समझिएगा, सुनिएगा, अपने तरीके से लिखिएगा। आप खुद इतने समझदार हैं कि कहीं न कहीं इरिगेशन क्यों ज़रूरी है, सिंचाई से क्या इकोनॉमिक पे प्रभाव पड़ता है, क्या इसका रोल है, ये सब समझते हैं। ये हिस्ट्री के बारे में बताया हमने आपको, और जो अभी बताया मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में हमने डियर पूरा इंट्रोडक्शन जो है, हमारा पूरा इंट्रोडक्शन क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन हमने क्लियर कर लिया है। हमारा हमारा जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो हमने क्लियर कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड सो डियर, आई होप यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एंड और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि नोट्स आपको अच्छे प्रोवाइड की जाए। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध रहती है। शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आपको जानकारी दी जाती है ताकि आप इंटरेस्टेड रहें, अच्छे से चीज़ों को जानें। ये सब चीज़ें हो गई। अब बेसिकली जो भी टॉपिक छूटेगा, एक चैप्टर तो क्लियर हो गया है, ऐसे आराम से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर। और दोस्तों की बताइए, और प्लीज़ शेयर कीजिए, हो सके जहाँ तक सपोर्ट कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।